अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 28 जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। टीचिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। अगर तो हम क्रिएटिव राइटिंग की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि आपको कुछ लिखना है अगर, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब क्रिएटिव आप किस तरह से हैं कि आप में एबिलिटी हो, कौन सी एबिलिटी कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अपने तरीके से जो है वो लिख सकें, इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है टॉपिक 150 में क्रिएटिव राइटिंग का। मुझे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप लोग उसे हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या बताया गया कि क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप सोचते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, ठीक है, उन सब को आपने अपने वे में लिखना है। अगर इन सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्रिएटिव राइटिंग क्या है, अगर आपने लिखना है एग्ज़ाम में तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इट अलो द राइटर टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज़ इन देयर ओन यूनिक वे, ठीक है। ये क्या करता है, अलो करता है राइटर को कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को लिख सके अपने तरीके से, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स या लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो राइटर होता है, जो लिख रहा है, उसको इतना फ्रीडम होता है कि वो कुछ भी लिख ले, ठीक है। कोई रूल्स की लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करे इन देयर ओन वे, जो भी वो चूज़ करता है उसमें, ठीक है। इसको हम क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया कि इट सजेस्ट इमेजिनेटिव टास्क, जैसे कि राइटिंग पोइट्री, स्टोरीज, प्ले, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि आप पोइट्री लिख सकते हैं, आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं, आप प्लेज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तो पर्पस देखा जाए तो किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का पर्पस आया कि वो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं। इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग उन्होंने कहा है कि ओपन है। किस तरह से ओपन है, राइटर कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद एंड लर्नड, उसको सीखा जाता है लाइक एनी क्राफ्ट। जिस तरह से कोई स्किल सीखा जाता है, वो उसके साथ उन्होंने एक मेटाफर यूज़ किया है और उन्होंने बताया कि लाइक एनी क्राफ्ट, जिस तरह हम एक स्किल सीखते हैं, इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग भी एक स्किल है। टू एनाटोल फ्रांस, यू बिकम अ गुड राइटर जस्ट एज यू बिकम अ गुड कारपेंटर। इसका क्या मतलब है कि एनाटोल फ्रांस ये एक फ्रेंच पोइट था। इसने कहा था कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं जिस तरह आप अच्छे कारपेंटर बन। किस तरह से, बाय प्लानिंग डाउन योर सेंटेंस, यानी कि अपने सेंटेंस को प्लान डाउन करके। इसी तरह आ गया कि क्रिएटिव राइटिंग इज़ रिटन टू एंटरटेन एंड एजुकेट, कि ये लिखी जाती है इंटरटेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। हम क्रिएटिव राइटर अगर हैं तो हम इंफॉर्मेशन पर भी लिख सकते हैं, हम हिस्ट्री पर लिख सकते हैं, साइंस के किसी टॉपिक से रेलेवेंट लिख सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है हम किस तरह से क्रिएटिव है अपने राइटिंग में, ठीक है। इसी तरह बताया गया है कि क्रिएटिव राइटर हैव द पावर टू एंटरटेन समवन, टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन क्राई, टू मेक समवन थिंक। कि क्रिएटिव राइटर जो होता है उसमें इतनी एबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो किसी को एंटरटेन भी कर सकता है, हंसा सकता है, रुला सकता है, किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो ये क्रिएटिव राइटर में एक एबिलिटी होती है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि मोस्ट राइटर एग्री दैट द बेस्ट वे टू राइट वेल क्रिएटिवली इज़ टू राइट फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए लिखते हैं, जब आप खुद को रख के लिखते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव बन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। नीचे जो पैराग्राफ है इसमें से मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। इसमें बताया गया है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को किस तरह से बता सकते हैं कि वो क्रिएटिव राइटर बने। इसके लिए वो स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स देते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टास्क देते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरीज़ जो स्टूडेंट्स खुद नरेट करते हैं, खुद लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर वो स्किल बचपन से डेवलप हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। मैंने इनमें से कुछ हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये पढ़ने वाला है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें, बाकी आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग से रेलेवेंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें टॉपिक 151 है जो कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है। अब उन्होंने बताया कि क्रिएटिव राइटिंग आप किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए जो है वो 8 पॉइंट्स हैं, 8 प्रोसेस हैं। पहला पॉइंट है प्रिपेयरिंग।
प्रिपेयरिंग में आपने क्या करना होता है, क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो प्रिपरेशन से स्टार्ट होता है। किस तरह से कि इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए एक्टिव रीडिंग का, इमिटेशन रिसर्च यानी कि एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कुछ गेन करके आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा प्ले एंड रिफ्लेक्शन, प्ले अगर बात की जाए प्रिपेयरिंग के प्रोसेस में, क्रिएटिव राइटिंग के प्रिपेयरिंग प्रोसेस में प्ले की बात अगर की जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोर करना आइडियाज़ को, ठीक है। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं, यू माइट यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, ठीक है, टू एक्सप्लोर आइडियाज़ एंड एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल्स ऑफ योर राइटिंग, ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपने इसमें एक्सप्लोर करना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है कि हेल्पफुल होता है फॉर प्रोसेसिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा आपने लिया है उसकी कोई सेंस बनाना रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में होता है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद भी उन्होंने बताया है कि द टाइम व्हेन यू आर सेटलिंग योर प्रोजेक्ट, डिसाइडिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यानी कि सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स प्रिपेयरिंग के प्रोसेस में ऐड होते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि आप खुद से ये 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग फॉर, हाउ शैल आई डू दिस, यानी कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं ये कैसे करूँगा, या मैं ये कैसे करूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं एंड देन जब आप इसके आंसर्स देंगे तो इस तरह से भी आप बहुत सारी चीज़ें न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिपेयरिंग का प्रोसेस है। प्लानिंग में आपने क्या करना है कि इट कैन इंक्लूड रिसर्च बट आल्सो इंक्लूड अदर फैक्टर्स, स्पेशली एक्ट ऑफ प्री मेडिटेशन। अब यहाँ क्या बताया गया है कि इसमें जो है वो रिसर्च इंक्लूड हो सकती है, ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि अदर फैक्टर्स स्पेशली एक्ट्स ऑफ प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन किसे कहते हैं कि कुछ करने से पहले प्लान करना, सोचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अ क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटर। अब नॉन फिक्शन फिक्शन का डिफरेंस अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिक्शन जो होता है वो असल में हम कहते हैं कि जो इमेजिनेशन पर बेस्ड करता है, ठीक है, जो रियल नहीं होता उसको हम कहते हैं फिक्शन। यानी कि नॉवेल्स आप कह सकते हैं, मोस्टली क्या होता है कि नॉवेल्स जो होते हैं वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं करते होते, उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो वो नहीं पाए जाते, उसको हम बोलते हैं फिक्शन। तो अगर आपने फिक्शन के बारे में लिखना है तो आप कह सकते हैं कि रेफर टू इमेजिन्ड वर्क लाइक इमेजिन ऑथर नॉट रियल फैक्ट्स। इसी तरह अगर हम बात करें नॉन फिक्शन की, यहाँ पर नॉन फिक्शन का वर्ड यूज़ किया गया है, तो जो ऑपोजिट है फिक्शन के, यानी कि जो रियलिटी पे बेस्ड करता है उसको हम नॉन फिक्शन कहते हैं, ठीक है, जो हमारे रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड करता है, ठीक है, कोई रियल इन्फॉर्मेशन होती है जो वर्ल्ड में पाई जाती है उसको हम नॉन फिक्शन कहते हैं। तो इसी तरह बताया उन्होंने एग्जाम्पल में कि लाइक फॉर इंस्टेंट अ क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटर जो है वो यूजली बिगिन विद सब्जेक्ट, यानी कि वो कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट करता है, नोट स्ट्रक्चर एंड मेक अ चॉइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके पास होती हैं, तो इट मीन्स कि उसके पास एक पूरा प्लान होता है। रिसर्च द सब्जेक्ट एंड कैरी आउट इंटरव्यूज़, यानी कि वो अपना जितना भी डाटा कलेक्ट करता है उसमें क्या करता है, वो इंटरव्यूज़ लेता है, वो बहुत सारी रिसर्च करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग में बताई गई हैं। इसी तरह इंक्यूबेशन क्या होता है, अब यहाँ इंक्यूबेशन में बताया है कि इट इज़ अबाउट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन मे ओवरलैप विद द इंक्यूबेशन स्टेज। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ इंक्यूबेशन के बारे में तो ये हम कहते हैं कि जब कोई पर्सन अपने माइंड को रेस्ट देता है ताकि वो मज़ीद आइडियाज़ के बारे में सोच सके या कोई न्यू आइडिया जो है वो उसको इन्वेंट कर सके, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन स्टेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से डे ड्रीम्स कर रहे होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली कुछ सोच रहे होते हैं। तो ये ब्रेक टाइप स्टेज होती है जहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है, इसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। अब उसी को उन्होंने मज़ीद जो है वो एक्सपैंड करके बताया है कि इन एवोल्यूशन स्टेज ड्रीम्स, डे ड्रीम्स, अनकॉन्शियसनेस एंड रैंडम राइटिंग प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। बेसिकली यही चीज़ें यहाँ भी बताई गई हैं, आप लोग एक दफ़ा इसे पढ़ लीजिएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में इजी डेफिनेशन इंक्यूबेशन की लिखेंगे तो आपको इजी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। इसी तरह बिगिनिंग का प्रोसेस क्या होता है, अब बिगिनिंग में उन्होंने क्या लिखा है कि बिगिनिंग करना या स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत कुछ आज़ादाना लिखना पड़ता है, ये टाइम भी लेता है, ठीक है। बहुत कुछ लिखने के बाद आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो होती है उसको चूज़ करते हैं, तो ये टाइम टेकन होता है, ठीक है, बिगिनिंग का प्रोसेस जिसमें आप लिखते रहते हैं, ठीक है, और वो लिखने का प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि इट बिगिनस बाय फ्री राइटिंग एंड फ्री एसोसिएटिंग सेंटेंसेस, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि यू हैव नाउ बिगन टू वॉक विद इन द ओपन स्पेस ऑफ द पेज, कि आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है ताकि आप किसी बेटर चीज़ को जो है वो चूज़
चूज़ कर सकें या पिक कर सकें। इसी तरह फ्लोइंग का प्रोसेस, फ्लोइंग में उन्होंने बताया है कि आपको डेली लिखने की आदत जो है वो डालनी पड़ती है। अगर तो आप डेली लिखते हैं तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्टिवली इंगेज हो सकते हैं अपने टेक्स्ट में जो आप लिख रहे होते हैं। इसी तरह साइलेंस रिजर्वर में उन्होंने क्या बताया, राइटिंग इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। किस तरह से ऑर्गेनिक प्रोसेस है कि उन्होंने बताया कि इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आइडियाज़, ठीक है, ओवर टाइम। जिस तरह एक सीड जो होता है, एक बीज होता है, वो ग्रो करता है इनटू अ प्लांट, ठीक है, किसी प्लांट में वो ग्रो करता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। इसी तरह उन्होंने बताया कि राइटिंग का प्रोसेस भी एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसमें भी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है आइडियाज़ की विद द पैसेज ऑफ टाइम या ओवर टाइम, ठीक है। तो इस साइलेंस रिजर्वर में उन्होंने असल में जो क्रिएटिव राइटिंग है उसका लिंक किया ऑर्गेनिक प्रोसेस से, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक थॉट्स एंड फिनिश लाइन, इसमें क्या है, ब्रेक थॉट आपको पता चल रहा है कि जो थॉट सोच लिया है, अब इसका काम है कि अब आप उसको लिख दें, ठीक है। आपने अपने थॉट्स को जो है वो अब लिखना है, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया कि आफ्टर गिविंग सफिशिएंट फ्लुएंसी थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू काफ़ी फ्लुएंसी करने के बाद या देने के बाद यू मेक आर्टिस्टिक ब्रेक थॉट्स एंड लीप्स, यानी कि किसी एक जगह को पार करके जो है वो किसी दूसरी जगह पर जाना है। ये एक तरह से एक मेटाफर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि किसी नए काम के लिए तैयार हो जाना, पिछले काम को सरअंजाम देकर, ठीक है। तो वाइल राइटिंग वन पार्टिकुलर पीस एंड मूव टुवर्ड द फिनिशिंग लाइन, कि आपने अब फिनिशिंग लाइन पर जाना है। इसी तरह ऑन टाइटल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रेशन होता है रीडर के लिए। अ लिटिल विंडो थ्रू विच दे पीप एट द इंटीरियर मस्ट वर्क हार्ड फॉर दिस। इसका क्या मतलब है, पीप वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है कि झांकना। तो इंटीरियर यानी कि जो आपका टाइटल होता है ना, वो आपके अंदर के पैराग्राफ को बयान कर देता है, बता देता है। तो यहाँ पर इसी मेटाफर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो था प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग था कि इसके लिए आप एयर प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। अब टॉपिक 152 है, जिसमें प्रैक्टिस ऑफ फिक्शन बताया गया है। फिक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें आप क्रिएटिव वर्क लिखते हैं जो कि रियल बेस्ड नहीं होता, जो कि फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता, जो कि इमेजिनेटिव वर्क होता है, ठीक है, रियल नहीं होता। तो मेरी वेबस्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, स्पेशली नॉवेल्स दैट डिस्क्राइब इमेजिनरी इवेंट्स एंड पीपल, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो किरदार, वो चीज़ें बताना कि जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, ठीक है। अब करेक्टर, जो इंसान कोई काम सरअंजाम दे रहा है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट जो होता है, अब वो एनिमल हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, यानी कि जो स्टोरी में लीडिंग रोल कर रहा होता है, जो कि किरदार अदा कर रहा होता है, उसको हम करेक्टर से लिंक करते हैं या रेफ़र करते हैं। इसी तरह प्लॉट किसे कहते हैं, प्लॉट जो होता है ना, ये असल में जो करैक्टर होता है, जो हमारा किरदार होता है, ठीक है, उसके एक्शंस से आगे बढ़ती है, ठीक है। प्लॉट असल में स्टोरी नहीं होती, बल्कि ये वाक़यात जो होते हैं उसका एक सिलसिला होता है या एक सीरीज़ की फॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हूँ कि ज़ारा स्कूल गई, दैन वापसी पर जो है वो एक पार्टी पर गई, वहाँ पर उसने कुछ दोस्तों को लड़ते हुए देखा। तो इट मीन्स कि ये सीरीज़ चल रही हैं वाक़यात की, ठीक है, इसको हम प्लॉट कहते हैं। अब सीन्स क्या होते हैं, यहाँ सीन में उन्होंने बताया कि दे आर ऑफन परसीव्ड बिफोर हैंड बाय द राइटर, यानी कि ये असल में पहले ही राइटर जो होता है वो लिख चुका होता है स्टोरी की फॉर्म में। ये लोकेशन में करैक्टर कोई एक्शन परफॉर्म करके सीन कर रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम सीन कहते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि सीन्स किसे कहते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्होंने बताया कि इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल किसे कहते हैं कि असल में इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर रखा जाए तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट दैम, इन्हें सेपरेट करना एक इम्पॉसिबल बात है एक्ट ऑफ राइटिंग में। अगर तो फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्म किसे कहते हैं, ये असल में ओवरऑल शेप होती है जो हमारी स्टोरी की होती है, उसकी ओवरऑल शेप को हम फॉर्म कहते हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इन सिंपल वर्ड, इसमें क्या होता है कि आपने स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और रीडर के सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ यू प्लेस इंसिडेंट्स एंड व्हेन, वेयर यू पोजीशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से आप इन सब किरदारों को सरअंजाम देकर रीडर के सामने पेश करते हैं, ये असल में स्ट्रक्चर से रेफर करता है, ठीक है। सेकंड लाइन में देखें,
उसमें बताया गया है। इसी तरह इश्यूज़ उन्होंने बताया कि स्टोरीज़ जो होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको क्या होता है कि करैक्टर जो होता है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और स्टोरी जो होती है उसको और ज़्यादा क्रिएटिव इंटरेस्टिंग बनाता है रीडर के लिए, ठीक है। इसी तरह नैरेटिव व्यू पॉइंट आ जाता है, इट रिलेट्स टू हु इज़ टेलिंग द स्टोरी। ये असल में जो जिसने लिखी होती है उसका व्यू पॉइंट बता रहा होता है। नैरेटिव वॉइस क्या होता है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ द नरेटर दैट मेक हिम डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर नरेटर्स। यानी कि ये नरेटर का यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसकी स्टोरी को जो है वो दूसरे नरेटर से थोड़ा मुमताज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट बना रहे होते हैं। एक्शन एंड डायलॉग्स, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो करेक्टर एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो डायलॉग वो बोल रहा होता है उसको हम डायलॉग बोलते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल्स और जॉनरा, यानी कि जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहा होता है जो कि रीडर के ऊपर भी कोई ना कोई असर डाल रही होती है, ठीक है। और जॉनरा यानी कि जो कैटेगरी में वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, आया कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वट एवर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसी तरह नॉन फिक्शन क्रिएट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने चाहिए। अब नॉन फिक्शन उन्होंने बताया कि ये रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि क्रिएटिव नॉन फिक्शन यूजली टेक रियलिटी एज इट्स ओरिजिन एंड मूव टू द माइंड्स नेचुरल स्किल फॉर मेकिंग अ स्टोरी, ठीक है। किसी स्टोरी को बनाकर कोई नेचुरल स्किल जो है वो यूज़ करना। इसी तरह उन्होंने एक तरह से एक मेटाफोर यूज़ किया कि अंडर द अम्ब्रेला इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव नॉन फिक्शन, वी माइट फाइंड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सब जॉनरा। इसका क्या मतलब है कि आप जो है वो नॉन फिक्शन लिखते हुए कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स या कोई कैटेगरीज यूज़ कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरीज, जिसमें मेमर्स आ जाते हैं। मेमर्स किसे कहते हैं, कि असल में जो रीडर जो राइटर होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, उसकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, इसको हम मेमर्स कहते हैं। इसी तरह पर्सनल ऐसे आ जाते हैं, मेडिटेशन और आइडियाज़ आ जाते हैं, नेचुरल राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग, जनरल्स और लेटर्स जो रियलिटी बेस्ड हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के बारे में जो है वो डिटेल वाइज उन्होंने बताया। इसी तरह उन्होंने बताया कि इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन रियलिटी मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिटरेचर बट रिमेन रिकॉग्नाइजेबल होती है, फैक्ट पर बेस्ड कर रही होती है, रियलिटी पे बेस्ड कर रही होती है और इसको इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ ग्राउंडेड इन लाइफ एंड विविड डिटेल, यानी कि इसमें क्लियर डिटेल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो इसके इंट्रो में बताई हैं क्रिएटिव नॉन फिक्शन के इंट्रो में। इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ सेटअप योर थीम, यानी कि जो पहला पैराग्राफ होता है वो आपके थीम को सेटअप करता है कि कौन सा थीम आप फॉलो कर रहे हैं। फॉलो बाय सीरीज ऑफ पैराग्राफ टू प्रेजेंट एट लीस्ट वन कंप्लीट आइडिया, कि आप की जो पैराग्राफ की सीरीज़ हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट आपका एक कंप्लीट आइडिया जो है वो प्रेजेंट करता हो। इसी तरह देयर इज़ यूजली लॉजिक, यानी कि जो मिडल पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो एक तरह से लॉजिक पर बेस्ड करना चाहिए, इवन अ सेंस ऑफ नरेटिव एंड सीन बिल्डिंग। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसमें सेंस होनी चाहिए, ठीक है, नैरेटिव की और सीन बिल्डिंग की। साथ ही साथ कंक्लूड विद द फाइनल पैराग्राफ इन विच वट हैज़ गॉन बिफोर इज समराइज्ड, यानी कि लास्ट पैराग्राफ जो फाइनल पैराग्राफ होता है उसमें आपने सब चीज़ों को समराइज़ करना है जो जो आपने ऊपर बताई हैं। इसी तरह दिस इज़ द इंडिस्पेंसिबल स्ट्रक्चर नोन एज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, कि उन्होंने बताया कि ये एक इंडिस्पेंसेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक नागुज़ीर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पहले इंट्रोडक्शन, फिर दरमियान में जो मिडिल पैराग्राफ होता है उसको बॉडी, और जो लास्ट लाइन या फाइनल पैराग्राफ होता है उसको कंक्लूजन के साथ जो है वो रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये असल में अगर हम नॉन फिक्शन के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो ये उसका फुल स्ट्रक्चर है अगर आप लिखें, ठीक है। इसी तरह स्पीकिंग विद द राइटर, फाइंडिंग ए टॉपिक, अ लिटरेचर ऑफ होप। पहले तो स्पीकिंग विद द रीडर जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत बहस कर लेते हैं कि इट ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनल, सोशल, एनवायरमेंटल इशू। इसका क्या मतलब है कि अक्सर जो है वो बहस शामिल होती है किसके ऊपर, पर्सनल, सोशल, एनवायरमेंटल इशूज़ के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राइटिंग इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या उन्होंने बताया कि राइटिंग जो है वो एक तरह से एक ज़िम्मेदारी का काम है एंड नीड टू कीप इन व्यू द कंसर्न ऑफ योर टाइम। इसी तरह उन्होंने बताया कि द इन्फॉर्मेशन कैरिड इन क्रिएटिव नॉन फिक्शन इज़ एक्यूरेट, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। फाइंडिंग ए टॉपिक में क्या उन्होंने बताया कि चूज़ एन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड और पीपल दैट यू नो रीजनेबल वेल। इसका क्या मतलब है कि आपने वो टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, ठीक है। इसमें उन्होंने मज़ीद बताया कि आप लोग जो है वो वाले टॉपिक यूज़ कर सकते हैं जो कि हिस्ट्री से, साइंस से रेलेवेंट हो। यहाँ एक एग्जांपल बताइए, आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटरेचर ऑफ होप का क्या मतलब है कि आपने वो करैक्टर चूज़ करना है जो थोड़ी बहुत होप देते हो, ठीक है। अब
उन्होंने बताया कि होप देते हो या ऑप्टिमिस्टिक हो, पुरुमीद हो, ठीक है। आप उसमें उन्होंने बताया कि आप मेमर्स यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो लिटरेचर ऑफ होप में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट जो है वो फाइनल टॉपिक हमारा राइटिंग पोइट्री। अगर तो आप पोइट्री लिख रहे हैं तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि पोइट्री जो होती है, अगर तो हम पोइट्री की बात करें तो ये जो है मेड अप ऑफ लाइंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जो कोई ना कोई म्यूज़िक रिदम में जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो पोइट्री लिखी है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ म्यूज़िक ऐड होता है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वर्ड दमसेल्व्स पोसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूज़िक बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिलेबल्स, यानी कि वर्ड जो होते हैं वो खुद भी स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूज़िक प्रोसेस करते हैं या अपने अंदर रखते हैं। किस तरह से? क्योंकि वो सिलेबल से मिलकर बने होते हैं और सिलेबल भी जो होते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग साउंड अपने अंदर कैरी करते हैं। यहाँ क्या बताया गया कि इट इज़ हेयरिंग योर ओन नेचर, ये मैंने हाईलाइट किया पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने बताया कि पोइट्री इज़ लाइक हेयरिंग योर ओन नेचर, इज़ वेरी क्लोजर टू योर नेचर। आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं नेचर बता रहा होता है, ठीक है। इसी तरह यूनिट्स ऑफ योर टाइम, लाइन्स इन योर पोइट्री जो होता है, ऑब्वियस ही बात है आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ पर टाइम लगता है। इसी तरह अगुस्ट सजेस्ट जो है वो क्या करता है, अगुस्ट सजेस्ट करता है कि हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्व्स मे कलर हाउ वी राइट पोइम्स, ठीक है। जो हम खुद के बारे में फ़ील करते हैं वो कलर करता है कि किस तरह कैसे हम जो है वो पोएम लिखते हैं, ठीक है। तो ये राइटिंग पोइट्री है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले तो आपने बताना है कि जो पोएम होती हैं वो अल्फाज की लाइनों से बनी हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट वर्क होता है, ठीक है, या एक डिफरेंट फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम लिख रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत म्यूज़िक कैरी करती हैं, ठीक है। वर्ड जो पोइट्री में होते हैं वो क्रिएट करते हैं लॉट ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। ये स्लेबल से मिलकर बनते हैं और स्लेबल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद शॉर्ट और लॉन्ग साउंड से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत साउंड आ जाता है। इसी तरह साथ ही साथ आपने 4 पॉइंट्स याद रखना है कि पोइट्री इज़ लाइक हेयरिंग योर ओन नेचर, यानी कि इज़ वेरी क्लोजर टू योर नेचर। साथ ही ज़्यादा नेचुरल होता है, ज़्यादा नेचुरल वे में होता है। यूनिट्स ऑफ योर टाइम, आपका टाइम लगता है इस पर। साथ ही साथ ऑपरेट विद द रिदम ऑफ लैंग्वेज, सो वी हैव म्यूजिक इन आवर सेल्फ विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर पोइट्री, ठीक है। यानी कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई रिदम लैंग्वेज में कैरी करता है, ठीक है। तो वो एक तरह से हमारा अपना आप जो होता है वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो कि हमारी पोइट्री में रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव पार्ट होता है। साथ ही साथ उन्होंने इनसाइड पोइट्री बताया है कि इन राइटिंग पोएम्स यू हेयर सी फील एवरी वर्ड। किस तरह से कि जो इनसाइड पोइट्री होती है वो बहुत डीप होती है, ठीक है, जिसमें आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं हर चीज़ को, एवरी सिंगल वर्ड। के साथ उन्होंने बताया है कि सम पोइट्स जो है वो राइट टू प्रिजर्व मोमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, कुछ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास मोमेंट्स जो होते हैं उनको पोइट्री के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है, जो उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी में उन्होंने बताया कि आर एस टेलिस्मैनिक टू पोइट्री। ये क्या है कि आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी मेमोरी से लिंक करता है, ठीक है। जो टेलिस्मैनिक होता है पोइट्री में थोड़ा सा जादुई होता है, एज करेक्टर के तौर पे, एंड स्टोरी आर टू फिक्शन, ठीक है, थोड़ी बहुत फिक्शन बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें क्या करता है कि पोइम्स ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल एंड क्लियर वर्ल्ड। कि बाज़ दफ़ा जो पोइम्स होती हैं जब वो रीडर पढ़ते हैं तो वो अपने तरीके से पढ़ते हैं, वो एक तरह से अपना वर्ल्ड जो होता है वो क्रिएट करते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो ऑब्जर्वेशन और मेमोरी से लिंक किया है। अवेकनिंग लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज जो है पोइट्री जो होती है वो सम टाइम अवेकन करती है लैंग्वेज को, मतलब कि वर्ड जो यूज़ होते हैं वो म्यूज़िक में होते हैं, ठीक है। इस तरह ही वो न्यू वर्ड बनाते हैं, न्यू मीनिंग बनाते हैं। इट मीन्स के जो वर्ड पोइट्री की फॉर्म में यूज़ होते हैं वो एक तरह से एक न्यू मीनिंग बना देते हैं। तो इस तरह लैंग्वेज होती है वो बार बार आप कह सकते हैं कि लिव अगेन एंड अगेन, यानी कि दोबारा दोबारा जो है वो लैंग्वेज न्यू वे में जनरेट हो रही होती है। इसी तरह शेपिंग लैंग्वेज में उन्होंने क्या बताया है कि जो पोइट्री होती है वो लैंग्वेज को शेप करती है। किस तरह से? वही बात मैंने आपको बताई है कि जो वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और वो जो है वो शेप करते हैं न्यू वर्ड्स को, उसके थ्रू जो है वो नए वर्ड्स बन जाते हैं, एक तरह से नए मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने मज़ीद एग्जांपल्स दी हैं, आपने जस्ट इतना याद करना है जो यहाँ पर लिखा गया है कि इट विल शेप द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रीडर, यानी कि फिर जो रीडर जिस तरह से पढ़ेगा, ठीक है, वो
वो एक तरह से एक न्यू शेप दे देगा। तो इस तरह से लैंग्वेज जो होती है वो भी अगेन एंड अगेन जो है वो जनरेट हो रही होती है। फ्री वर्ड्स में उन्होंने बताया कि देयर इज़ नथिंग फ्री अबाउट फ्री वर्ड्स, जिसमें दैट डज नॉट फॉलो द स्पेसिफिक मीटर्स एंड राइम स्कीम, ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफिक पैटर्न्स जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते और आप बड़े ही आज़ादाना या फिर आप बड़े फ्लेक्सिबल वे में जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को बयान करते चले जा रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने साथ ही बताया कि द फ्री इन फ्री वर्ड्स रेफर टू द फ्रीडम फ्रॉम फिक्स्ड पैटर्न ऑफ मीटर एंड रिदम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया है कि इसमें जो है वो कोई फ्री वाला पैटर्न नहीं होता फ्री वर्ड्स में। राइटर ऑफ फ्री वर्ड्स यूज पोइटिक डिवाइस, जैसे कि एलिट्रेशन फिगर्स आ जाएगा ऑफ स्पीच एंड इमेजरी। एलिट्रेशन किसे कहते हैं? ये असल में कहते हैं लिटरेरी डिवाइस जो कि इन्वॉल्व होता है द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो जो रेपिटेशन होती है कंसोनेंट साउंड की, उनका यूज़ जो होता है वो हमारे पास एलिट्रेशन फिगर में होता है। इट मीन्स कि आपको लिखते हुए भी, पोइट्री लिखते हुए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर था। बाकी आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करी हो आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।